हेलो, शायद सुन पा रहे होंगे आप लोग। मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका टेट ज्ञान प्लेटफॉर्म पर। और हम DSSB PRT के रिगार्डिंग जो पार्ट सेकंड है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। क्या आशीर्वाद बतन जी आपको। और उसमें हमने एजुकेशन साइकोलॉजी का पूरा जो सेक्शन है वो कवर कर लिया है। चाइल्ड डेवलपमेंट के भी दो जो मेजर पोर्शन थे उनको हम कवर कर रहे हैं। अभी एक कवर कर चुके हैं हम डेवलपमेंट वाला पोर्शन। एक अभी हम चल रहा है पोर्शन जिसको हम लर्निंग एंड मोटिवेशन बोल रहे हैं। उसमें मैंने लर्निंग आपको पढ़ा दिया है, मोटिवेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको एक लर्निंग थ्योरी पढ़ाई थी, उसके दो एस्पेक्ट बचे हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। फिर उसके बाद आज नया टॉपिक हम लोग करेंगे मोटिवेशन के बारे में। ठीक है। कोप की जो लर्निंग स्टाइल है उसमें चार प्रकार की लर्निंग कोब ने बताई हैं कि एक होते हैं सीखने वाले, कौन से, जिसको उन्होंने बोला है डाइवर्जिंग, अब सारी। एक को बोला है उन्होंने कन्वर्जिंग, ठीक है, लर्निंग स्टाइल जो क्या है अभिसारी है। एक को बोला है उन्होंने एसिमिलेटिंग, ठीक है, जो क्या है आत्मसातकरण से संबंधित है। और एक क्या है एकोमोडेटिंग है, जो समायोजन से संबंधित है। ठीक है, तो दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरे टर्म की ओर हम लोग देखेंगे। एसिमिलेटर जो है, ठीक है, मतलब ऐसे अधिगम करता, ऐसे सीखने वाले लोग जो एसिमिलेटिंग लर्निंग स्टाइल को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेटर। ठीक है। अब इसको आप एक पर्टिकुलर टर्म में अगर देखोगे तो लिखने की प्रक्रिया में मैं लिख सकता हूं कि आत्मसातकर्ता, जो एसिमिलेट करने वाले लोग हैं, एसिमिलेशन लर्निंग स्टाइल में बिलीव करते हैं, उनको आत्मसातकर्ता कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे आगे। अब एसिमिलेटर क्या होते हैं इसको आप समझिए। एसिमिलेटर्स आर स्किल्ड इन एरियाज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ठीक है, मतलब समग्र अवधारणात्मक जो एस्पेक्ट है उससे समझ जुड़े हुए होते हैं ऐसे लोग। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में आता क्या है तो मैं कल बता चुका हूं आपको कि ऐसे लोग जो सोचने में विश्वास रखते हैं, जिनका थिंकिंग पर्सपेक्टिव मजबूत होता है, वो सारे के सारे लोग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में आएंगे। ठीक है। और दूसरा कौन सा है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो जब रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग तो क्या, परिवर्तित अवलोकन। और परिवर्तित अवलोकन में हम क्या करेंगे, परिवर्तित अवलोकन के अंतर्गत हमारा जो कार्य होगा वो केवल और केवल किसका होगा, वॉचिंग का कार्य होगा। ठीक है। तो आप सिंपल बात, जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट फैक्टर्स आर रिलेटेड टू एसिमिलेटिंग लर्निंग स्टाइल या एसिमिलेटर्स, तो आप बता देंगे कि उनमें थिंकिंग पर्सपेक्टिव और वॉचिंग पर्सपेक्टिव। वो क्या करेंगे, किसी भी चीज को ध्यान से देखेंगे और उसके बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। जो कैसे लोग होंगे, एसिमिलेटर होंगे। किसी भी चीज को ध्यान से देखना और उसके बाद क्या करना, सोचना। ठीक है, दोनों चीजें, थिंकिंग एंड वॉचिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, एंड क्रिएटिंग थ्योरेटिकल मॉडल्स। और वो क्या है, जो सिद्धांत, नए सिद्धांतों के जो मॉडल होते हैं, इज वन ऑफ देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। मतलब ऐसे लर्नर जिनको हम एसिमिलेटर बोल रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो भी चीजें हैं, ठीक है, और किसी नई क्रिएशन के बारे में, ठीक है, जो भी क्रिएटिव थ्योरेटिकल मॉडल होता है, सृजनात्मक सैद्धांतिक जो मॉडल होता है, ऐसे क्षेत्रों में वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्यों, क्योंकि वो ध्यान से देखने और सोचने में क्या कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। दे टेंड टू बी मोर इंटरेस्टेड इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ठीक है, वो कैसे आइडियाज पर विश्वास करते हैं,
समग्र आइडियाज पर विश्वास करते हैं। 10 people but they are not greatly concerned with practical application of theories। ये सिद्धांत बना के आपको देंगे, बट उस सिद्धांत का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है, प्रायोगिक अभ्यास कैसे करना है, ये सिमुलेटर नहीं बताएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। केवल इनका काम करने का नहीं है, बल्कि इनका काम सोचने का है और देखने का है। दैट्स ऑल। इंडिविजुअल्स हु वर्क इन मैथ and the basic science tend to have this life of learning skill। ऐसे लोग जो मैथमेटिक्स में और जो मूलभूत विज्ञान है उन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो इस प्रकार की लर्निंग स्टाइल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्योंकि मैथ्स में भी क्या है, सोचने का काम है, और साइंस में भी सोचने का काम और देखने का काम है कि अगर हम कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसको हम क्या करें, ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करने का प्रयास करें, उसके बाद कोई हम क्या किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। अगली बात यहां पर यह है, एसिमुलेटर्स ऑल्सो एंजॉय वर्क दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड रिसर्च। जो एसिमुलेटर होते हैं वो ऐसे कार्यों में भी उनको आनंद आता है जो प्लानिंग से रिलेट करते हो, योजना से संबंधित हो, या फिर रिसर्च अनुसंधान से संबंधित हो। ठीक है, तो नियोजन और अनुसंधान वाले क्षेत्रों में भी ये लोग प्रभावी साबित होते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा बिंदु। अब चलेंगे हम लास्ट जो पॉइंट है, एकोमोडेटर। ठीक है, एकोमोडेटर को आप मान सकते हो कि ये क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। और एकोमोडेटर जो है वो किस प्रकार की लर्निंग स्टाइल में आएगा, तो एकोमोडेटर में आएगा एकोमोडेटिंग। ठीक है, अब ये क्या है, समायोजन करता हम इनको बोलेंगे, जो एकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल को फॉलो करते हैं। और कल ही मैंने आपको बताया है कि एकोमोडेटिंग में क्या क्या आता है। एकोमोडेटिंग में आता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव। ठीक है, और मूर्त अनुभव के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि अगर पेंसिल के बारे में मुझे पता करना है तो मैं पेंसिल को देख के प्रत्यक्ष रूप से क्या करूंगा, पता करूंगा। और इसके साथ साथ क्या आ रहा है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आ रहा है। ठीक है, अब कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में आप क्या करते हो, जिस भी चीज के बारे में आपको नॉलेज लेनी है उसको आप क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। तो फीलिंग और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन वाले लोग क्या करते हैं, डूइंग। तो ये क्या करेंगे, करने में बिलीव करेंगे और फील करने में बिलीव करेंगे। ये सोचने में इनका विश्वास नहीं है, बल्कि ये फील करेंगे और डूइंग करेंगे, फीलिंग एंड डूइंग। ओके, दिस स्टाइल इज बेसिकली द अपोजिट ऑफ एसिमुलेटर। वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एसिमुलेटर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और सोच रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, फील कर रहे हैं खुद ब खुद, और सोच नहीं रहे, बल्कि क्या है, करने में विश्वास कर रहे हैं। ओके, एकोमोडेटर्स आर डूअर्स। जो भी एकोमोडेटर होंगे, समायोजन करता होंगे, वो करने वाले होंगे। ठीक है, करने में विश्वास रखेंगे। दे एंजॉय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। वो नए नए प्रयोगों को करने में उनको क्या आएगा, आनंद आएगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअल फील लेना चाहते हैं कि दैट वर्क्स इट ऑल, एंड कैरिंग आउट प्लान्स इन द रियल वर्ल्ड। और जो भी उनके प्लान्स हैं वो सोचने तक सीमित नहीं कर रखते उस प्लान्स को, बल्कि वो क्या करते हैं, वास्तविक जीवन में उनको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, आउट ऑफ द 4 लर्निंग स्टाइल, अगर ये भी टर्म पूछा जा सकता है कि जो 4 लर्निंग स्टाइल हमने पढ़ी, उनमें से सबसे ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा रिस्क वही लेगा जो करने में क्या करेगा, विश्वास। अब सोचने वाला तो करेगा नहीं, तो वो रिस्क क्या लेगा। ये तो मैदान में उतरने वाले हैं कि मैदान में उतर के देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद परिणाम की चिंता बाद में। तो ग्रेटेस्ट रिस्क टेकर जो होते हैं चारों लर्नर्स में कौन होते हैं, एकोमोडेटर। अगली बात, दे आर गुड एट थिंकिंग ऑन देयर फीट
and changing their plan spontaneously in the response of new information. ये सोच तो रही हैं, सोचने के साथ साथ कर रहे हैं, और करने के बाद जब इनके मार्ग में कोई भी बाधा आ रही है या कोई न्यू इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, तो इनका प्लान है वो क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली चेंज करते हैं, लगातार सतत रूप से चेंज करते रहते हैं। ठीक है। When solving problems, they typically use a trial and error method. बिल्कुल टर्म्स ठीक है। समस्या समाधान करने में ये क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर वाला क्या करता है, प्रयास करता है, गलती होती है फिर प्रयास करता है, फिर गलती करता है, फिर प्रयास करता है। तो गलती और प्रयास करने वाले क्या करेंगे, डूअर होंगे ना, करने वाले होंगे। और पीपल विद दिस लर्निंग स्टाइल ऑफन वर्क इन टेक्निकल फील्ड इन एक्शन ओरिएंटेड जॉब लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, सेल्स और मार्केटिंग वाले लोग मोस्ट क्रिएटिव लोग माने जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है कि उनको डेली नए चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। भाई मुझे कोई वस्तु बेचनी है सामने वाले को, तो सामने वाले की मनोवृत्ति को समझूंगा मैं, और उसके बाद अगर मेरा एक फंडा या एक बात काम नहीं कर रही है तो मैं क्या करूंगा, नई इनोवेटिव बात लाऊंगा। वो भी पासा फेंका, काम नहीं किया, फिर नया पासा फेंकूंगा, फिर नया पासा फेंकूंगा। जब तक तीर निशाने पर नहीं लग जाता तब तक मैं कार्य करता रहूंगा। ये बेसिकली बात करते हैं कौन, एकोमोडेटर्स। ठीक है ना। तो ये थी थ्योरी। आज अब जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये लर्निंग एंड मोटिवेशन जो टॉपिक है, उसमें लर्निंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और लर्निंग स्टाइल्स जो है, हम लर्निंग स्टाइल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। लर्निंग थ्योरीज भी हमने एक एक करके सारी थ्योरीज पढ़ ली। कुछ सिंपल थी, कुछ कॉम्प्लेक्स थी थ्योरीज, बट हम लोग अब इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हम लर्निंग थ्योरीज में से कोई भी सवाल अगर आ जाता है तो लर्निंग थ्योरीज का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, अपने पढ़ाने पे भी उम्मीद है। ठीक है, और जो मैंने आपको कंटेंट दिया है उस पर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसमें से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप उसको मिस नहीं करोगे, और मिस ना करने का मतलब है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। ठीक है ना। बढ़ते हम इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ। ठीक है, लर्निंग एंड मोटिवेशन ही हमारा टॉपिक चल रहा है। लर्निंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज से हम कंप्लीट करेंगे मोटिवेशन। और आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है और मोटिवेशन के टाइप कौन से होते हैं। ठीक है, और इसमें भी हमें वही चीजें पढ़नी है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ने हैं, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन पढ़ना है, और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ना है। ठीक है, मोटिवेशन से थ्योरी जो है, मोटिवेशन की अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है उनसे भी रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के सवाल भी आते हैं कि कोई एग्जाम्पल दे दिया और इसमें पूछ लिया कि ये जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार के मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा का क्या है उदाहरण है। वो भी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। लर्निंग थ्योरीज पे तो सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब क्या है, आप इसको चाहे अभिप्रेरणा कह लो चाहे प्रेरणा कह लो, आप इसको अभिप्रेरणा क्या है ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो ये सारे लोग हैं, सबके मुंह अलग अलग तरीके के हैं। एक व्यक्ति ऐसा है उनमें से जो ज्यादा उछल रहा है, और ज्यादा उछलने का मतलब है इसको क्या मिला हुआ है, इसको मोटिवेशन मिला हुआ है। ठीक है, और मोटिवेशन का मतलब एक जर्नल टर्म में अगर आपको बताऊं मैं, तो मोटिवेशन का एक सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको जो डायरेक्शन प्राप्त होती है, ठीक है, एक चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, वो मोटिवेशन है। किसी भी कार्य को क्यों कर रहे हो, जब अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हो और जब आप क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से कि वाई आई एम डूइंग दिस वर्क, ठीक है, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, तो उसके पीछे का जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा मोटिवेशन। ठीक है, कि किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, मोटिवेशन होता है। ठीक है, दूसरी बात, आप अभी DSSB का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके पीछे भी क्या है, एक मोटिवेशन विद्यमान है। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके लिए भी आपके अंदर एक मोटिवेशन विद्यमान है। अब मान लो साइकोलॉजी पढ़ने में आपको अंदर से इंटरेस्ट आता है, मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, तो भी वो एक मोटिवेशन है। साइकोलॉजी आप इसीलिए पढ़ रहे हो कि आपके एग्जाम में इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब भी एक
आपके अंदर मोटिवेशन विद्यमान है। आप पढ़ाई कर रहे हो किस वजह से, कि आप एग्जाम क्रैक करो जिससे आपकी जॉब लगे और आपके पास पैसा आए। ठीक है, ये भी जो चीजें हैं ना, वो भी क्या है, एक मोटिवेशन का ही एग्जाम्पल है। कोई भी कार्य करो आप घर से अपने शॉप पे जाते हो कोई भी सामान लेने, ठीक है, तो घर से शॉप तक जाने के लिए जो आपने प्रयास किया उसके पीछे भी क्या है, एक मोटिवेशन है। कोई भी कार्य व्यक्ति करता है वो विदाउट एनी मोटिवेशन नहीं करता। ठीक है, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ इनहेरेंट ड्राइव होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, उसको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज, वो मतलब अब ये समझ लो कि आपकी छोटी से छोटी चीज के पीछे कोई ना कोई ड्राइव, कोई ना कोई मोटिवेशनल एस्पेक्ट जो है वो विद्यमान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखेंगे हम अभिप्रेरणा क्या है, कुछ इसके बेसिक फंडों को आप समझेंगे तो चीजें आपकी जो है वो बेहतर होती जाएंगी। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस टॉपिक में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हमें बर्डन वाइज भी नहीं लेना है, सिंपल से वर्ड्स को समझना है। कैसे? मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, मतलब आपका ऐसा व्यवहार जो कैसा है, लक्ष्य आधारित है। ठीक है, लक्ष्य आधारित व्यवहार। ठीक है, अब आप बिना किसी बात के दीवारों में सर मारने लगोगे और पूछोगे सर मैं इसके पीछे मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं था, तो वो बेकार बात है। ठीक है, को तर्क करने के लिए हम बहुत सारी चीजें हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन टर्म आप समझिए, कोई भी लक्ष्य आधारित व्यवहार जो हम करते हैं उस व्यवहार को इनिशिएट कौन करता है, प्रारंभ कौन करता है उसको गाइड यानी निर्देशित कौन करता है, और उसको मेंटेन मतलब निर्धारित कौन करता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं वो क्या होंगे, मोटिवेशन कहलाएंगे, अभिप्रेरणा कहलाएंगे। कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को, उस गतिविधि को करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए ऐसे सारे एस्पेक्ट जो क्या कर रहे हैं, उस कार्य को, उस गतिविधि को प्रारंभ करा रहे हैं, उस गतिविधि को डायरेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उस गतिविधि को मेंटेन कर रहे हैं, वो सारे एस्पेक्ट क्या होंगे, मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वॉट कॉजेज यू टू एक्ट। सिंपल टर्म मैंने अभी बताया था आपको कि किसी भी कार्य को करने के पीछे का कारण क्या है, वो मोटिवेशन। आप कोई भी एक्टिविटी कर लो, आप कोई भी कार्य कर लो, उसके पीछे अगर आप वाई पर जाओगे कि वाई एम आई डूइंग दिस वर्क, ठीक है, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं, तो इसके पीछे का आंसर जो आएगा निकल के वो आएगा मोटिवेशन, प्रेरणा है, इसके पीछे अभिप्रेरणा है। वेदर इट इज गेटिंग ए ग्लास ऑफ वाटर टू रिड्यूस थर्स्ट और रीडिंग ए बुक टू गेन नॉलेज, ये बोथ थिंग्स आर रिलेटेड टू मोटिवेशन। ठीक है, आप बिना किसी मोटिवेशन के पानी नहीं पियोगे। ठीक है, पानी के ग्लास को उठाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आपका गला सूख रहा है, आपको प्यास लग रही है, इसीलिए आप पानी पी रहे हो। ठीक है, तो मोटिवेशन बिहाइंड दिस, ग्लास उठाने के पीछे भी क्या है, मोटिवेशन है। अब एक ये अलग टाइप का बेवकूफी हो गया कि ग्लास उठाया और फेंक दिया। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव बिहेवियर नहीं है, वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर नहीं है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है ग्लास को उठाया और अपनी प्यास बुझाई, दैट्स ऑल। ठीक है, और किसी भी बुक को पढ़ने के पीछे का मोटिवेशन क्या है, नॉलेज गेन करना। आपके लिए मोटिवेशन नॉलेज गेन करने के साथ साथ एग्जाम क्रैक करना। बस आपको मान लो पढ़ने में आनंद आ रहा है, यू फील मतलब ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन रीडिंग बुक्स, आपको किताबें पढ़ने में अंदर से शांति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो वो इंट्रिंसिक टाइप का मोटिवेशन है मोटिवेशन वो भी। बिकॉज आपको रीडिंग के लिए जो चीज क्या कर रही है, पुश कर रही है, प्रेरित कर रही है। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना। विदाउट एनी टर्म आप कोई कार्य नहीं करते, ये आप देखेंगे। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, ठीक है, देखो मोटिवेशन के अंतर्गत जैविक, इमोशनल, भावनात्मक
और सामाजिक, सोशल और कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, ठीक है। ये सभी प्रकार के फोर्सेस आते हैं दैट एक्टिवेट बिहेवियर, ठीक है। तो मोटिवेशन का संबंध केवल इमोशनल एस्पेक्ट से नहीं है, ये ओवरऑल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन जो है इंक्लूड अभिप्रेरणा में जैविक घटक, अभिप्रेरणा में भावनात्मक घटक, अभिप्रेरणा में सामाजिक घटक, अभिप्रेरणा में कॉग्निटिव घटक, ये सारी चीजें अभिप्रेरणा में आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको मान लू बोलूं आपको कि आप एग्जाम का प्रिपरेशन इसी वजह से कर रहे हैं कि आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है और अपने घर के एक जिम्मेदार पर्सन होने के नाते, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका अपने घर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति भी एक क्या है, एक दायित्व है, एक उत्तरदायित्व है। उसको आप पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो, जॉब पाना चाहते हो। तो इसका मतलब यह है कि आपके समझ का स्तर इतना ऊपर हो गया है कि आपने जॉब को पैसे से, ठीक है, जॉब को और कोई जो पर्टिकुलर चीजें हैं उनसे ऊपर रख के सोचा है। तो ये मोटिवेशन का संज्ञानात्मक फोर्स हो गया ये, ठीक है। आपने सोच लिया कि मुझे समाज को, जो भी मेरे आसपास हैं पड़ोसियों को जलाने के लिए मुझे क्या करना है, नौकरी लेनी है, पड़ोसी जल के मर के मतलब जल भुन के मर जाए, ठीक है। तो उसके पीछे एस्पेक्ट क्या हो गया, सामाजिक हो गया। इमोशनल जुड़ाव है, ठीक है। मान लो एक पर्टिकुलर टर्म होता है ना कि अब इमोशन तो किसी भी टाइप का हो सकता है। मान लो आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत ज्यादा होप है और पेरेंट्स ने आपके क्या किया है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप इमोशनली अटैच्ड हो उससे, ठीक है। उसके पीछे का भी लॉजिक होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से इमोशनली अटैच है और दोनों को ये लगता है कि अगर दोनों की जॉब ना लगी या एक की जॉब ना लगी तो दोनों का विवाह कैसे होगा। तो ये इमोशनली मोटिवेशन है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसी टाइप से बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी किसी कार्य को करने के लिए। अब ये आप मान लो कि यूरिन डिस्चार्ज की बात हम लोग कर लें, ठीक है, और बाकी जो जो चीजें हैं, ठीक है, कि हमें क्या मतलब पसीना आना, हार्ट बीट तेज होना, ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो है मोटिवेशन के, वो कैसे हैं, बायोलॉजिकली हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर टर्म की जरूरत नहीं, ठीक है, हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाती हैं ये चीजें। क्यों? क्योंकि इस इनहेरेंट है, शरीर में पहले से हमारे मौजूद है। ओके, देखिए अब आगे, इन एवरी डे यूजेस, ठीक है, प्रत्येक दिन जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें सीधी सी बात यह है कि मोटिवेशन का जो मतलब है वो इसीलिए यूज किया जाता है, मोटिवेशन व्हाई ए पर्सन डज समथिंग, ठीक है। कोई व्यक्ति कोई कार्य क्यों करता है, या कोई व्यक्ति कुछ क्यों करता है, ठीक है, डूइंग्स एनीथिंग भी बोल सकते हो। इट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन एक्शन। हम मोटिवेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, कि मानव के कार्यों के लिए जो चालक बल है वही क्या है, वही है मोटिवेशन, ठीक है, करेक्ट है। बढ़ेंगे आगे, अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार। अब अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए। क्लियर है ऋचा जी, थैंक यू। वतन जी क्लियर, ओके। पढ़ेंगे आगे, अभिप्रेरणा के प्रकार,
ठीक है, अभिप्रेरणा के प्रकारों में जो सबसे पहला प्रकार है अभिप्रेरणा का, उसको हम बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, जो आपको किसी कार्य को करने के लिए अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, बल्कि बाहरी जो चीजें हैं, ठीक है, जो आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, उन चीजों से आप प्रेरित हो रहे हो किसी कार्य को करने के लिए, वो एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन है, बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन रेफर्स टू बिहेवियर दैट ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड। ठीक है, बाह्य जो भी चीजें हैं, ठीक है, अब रिवॉर्ड यहां पे पनिशमेंट को भी मैं रख सकता हूं। ठीक है, बाहर से हमें जो जो चीजें दिख रही हैं, हमें जो किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित कर रही हैं। ठीक है, अब मैं मान लो मैं सड़क पे आसानी से चल रहा था और अचानक से मेरे पीछे कुत्ता आ गया, ठीक है, और वो मुझे दौड़ाने लगा, तो ये जो मोटिवेशन है वो क्या है, बाहर से मिलने वाली है, जो मुझे क्या करे, दौड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अब अचानक से सड़क पे कोई चलता हुआ व्यक्ति अचानक से दौड़ना शुरू कर दे, तो आप इसको बेवकूफ ही बताओगे। कुत्ता किसी के पीछे दौड़ रहा है, व्यक्ति आगे आगे दौड़ रहा है, तो आप बोलोगे कि हाँ, कुत्ते से जान बचाने। क्यों? क्योंकि उसके दौड़ने के पीछे मोटिवेशन है, गोल ओरिएंटेड एक्शन है ये उसका। ठीक है, अब एस्पेक्ट है एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन में कि बिहेवियर ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड सच एज, आप पैसे के लिए कोई कार्य करो, आप अपना नाम बनाने के लिए कोई कार्य करो, आप एग्जाम में या फिर जो भी आप जहां भी जॉब करते हो उसमें अच्छे ग्रेड लाने के लिए कोई काम करो, आप अपने दोस्त से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से क्या पाना चाहते हो, आप प्रशंसा पाना चाहते हो। ठीक है, तो प्रशंसा के लिए कोई कार्य करो आप। तो ये जो सारे कार्य जो किए जा रहे हैं ना, ठीक है, वो किस आधार पर किए जा रहे हैं, एक्सटर्नल है ये। ठीक है, धन, पैसा, ठीक है, फेम, ठीक है, जो भी है, मतलब कि फेम को हम बोल सकते हैं कि नाम बनाने के लिए, मान लो अभी यही लिख देता हूं मैं, नाम बनाने के लिए। ठीक है, ग्रेड, अच्छे ग्रेड लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है, प्रशंसा के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए जब आप कोई कार्य करते हो ना, तो वो किस प्रकार का व्यवहार है, सॉरी, इस प्रकार की चीजों से अगर आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो किस प्रकार का मोटिवेशन होगा, एक्सट्रिंजिक होगा, बाह्य मोटिवेशन। ओके, दीज रिवॉर्ड्स कैन बी टेंजिबल सच एज मनी और ग्रेड्स, और इंटेंजिबल सच एज प्रेज और फेम। ठीक है, यहां पर चीजें जो है वो आपको दो एस्पेक्ट में देखनी है। ठीक है, दो एस्पेक्ट में देखनी है। आज लोग जुड़े क्यों नहीं है, दो दो ही लोग देख रहे हैं आज, 3 लोग 4 लोग। अच्छा, आज बच्चों का पेपर है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो भी आपको चीजें बाहर से दिख रही हैं, रिवॉर्ड्स, पैसा, फेम, ग्रेड, प्रेज, उनमें से कुछ चीजें क्या है, टेंजिबल हो सकती है। टेंजिबल का मतलब कुछ चीजें मूर्त हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, और कुछ चीजें क्या है, जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, आपका नाम बन गया, ये चीजें दिखाई थोड़ी देंगी। ये कैसी होंगी, ये अमूर्त होंगी। ठीक है, तो बाहरी जो अभिप्रेरणा है उसके अंतर्गत भी टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एस्पेक्ट आते हैं। आप किसी की तारीफ पाने के लिए कोई कार्य करो, ठीक है, इंटेंजिबल एस्पेक्ट है मोटिवेशन का। आप किसी फिजिकल टर्म के लिए कोई कार्य करो, पैसा, इनाम, ट्रॉफी, इन सब के लिए आप काम कर रहे हो, तो ये किसके लिए किया जा रहा है मोटिवेशन, ठीक है, ये पर्टिकुलर टर्म के पीछे, टेंजिबल के पीछे। टेंजिबल का मतलब क्या हुआ, मूर्त विषय वस्तु के पीछे किसी कार्य को करना, और इंटेंजिबल का मतलब क्या है, अमूर्त विषय वस्तु के पीछे किसी कार्य को करना। ठीक है, तो प्रेज, अब मैं आप किसी को बोलूं कि आप किसी की प्रशंसा करो, तो प्रशंसा कोई ट्रॉफी थोड़ी होती है,
प्रशंसा तो क्या है, एक अमूर्त विषय वस्तु है, पैसा मूर्त विषय वस्तु जो हम क्या है प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं उसको। ठीक है, अगले टर्म की ओर बढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज इन्वॉल्व इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पढ़ा था, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्या है कि someone or something is conditioned to behave a certain way due to a reward or consequence। ठीक है, आप किसी व्यवहार को करने के लिए, किसी व्यवहार को करने के लिए आपका जो व्यवहार है उस आप व्यवहार को अगर करना चाहते हो तो इस व्यवहार के पीछे कोई ना कोई अनुबंधन होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि चूहा रेड लाइट पे लीवर नहीं दबा रहा है, बल्कि ग्रीन लाइट पे अब उसने लीवर दबाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट जलने से जब वो लीवर दबाता है तो उसको खाना मिलता है, और रेड लाइट जब जल रही है तब वो जब लीवर दबाता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। तो यहाँ पर सिंपल वही विषय वस्तु है कि ऐसा कोई मोटिवेशन जिसका परिणाम सकारात्मक होगा आप उसी को व्यवहार में शामिल करोगे, और ऐसा कोई मोटिवेशन, ठीक है, जो क्या है जिसके सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक परिणाम होंगे, आप उस मोटिवेशन को अपने व्यवहार में शामिल नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज आपको एक ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। पहली बात ये आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं आपको, एग्जाम में भी एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, कि ये कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो देखो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। कंपीटिंग फॉर ए ट्रॉफी और प्राइज सच एज इन ए स्पोर्टिंग इवेंट। किसी खेल प्रतियोगिता में ट्रॉफी या जो प्राइज मनी है, जो भी इनाम मिल रहा है, ठीक है, मनी के अलावा और भी कुछ हो सकता है, उसके लिए उस प्रतियोगिता में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, किस प्रकार के मोटिवेशन का उदाहरण है? एक्सट्रिंसिक। क्यों? क्योंकि यहां पर चीजें जो कैसी हैं, बाह्य हैं, बाहर से प्रेरित कर रही हैं। ठीक है, ट्रॉफी और प्राइज ये दोनों कैसी चीजें होंगी? ठीक है, एक्सटर्नल चीजें होंगी। डूइंग स्कूल वर्क टू अर्न गुड ग्रेड। आप अपना स्कूल का काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा है उस काम को करने में, बल्कि उसके पीछे का रीजन क्या है? आप अच्छे अंक या अच्छे ग्रेड प्राप्त करना चाहते हो, दैट्स ऑल। तो ग्रेड जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। उसको करने में आपको आंतरिक खुशी नहीं मिल रही है पढ़ने में, बल्कि क्या है, केवल मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसीलिए मुझे होमवर्क करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, आप कोई बुक पढ़ते हो, ठीक है, आप कोई, अब जैसे मैं आपको ये बोलूं कि आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, साइकोलॉजी पढ़ने में आपको मजा आता है, तो ये जो मोटिवेशन है वो क्या है? इंट्रिंसिक है। और अगर साइकोलॉजी आप इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम क्रैक करना है इसको पढ़ के, तो ये किस टाइप का मोटिवेशन होगा? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। ओके, अगला एग्जांपल है वर्किंग हार्ड एट ए टास्क और प्रोजेक्ट। मतलब किसी प्रोजेक्ट या टास्क में आप क्या कर रहे हो? हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, मजा नहीं आता, मजा भी आएगा इसमें, एस्पेक्ट आप धीमे धीमे समझोगे तो फिर, बट पेपर क्रैक करना है, पेपर भी क्रैक करोगे और इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी जागृत होगा, बिल्कुल क्लियर है ये। ठीक है, वर्किंग हार्ड एट ए टास्क और प्रोजेक्ट टू रिसीव प्रेज एंड रिकॉग्निशन। भाई मैं किसी भी, अब जैसे आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हो और आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हो तो आप अपने बॉस से क्या करना चाहते हो कि बॉस से मुझे प्रशंसा मिले। ठीक है, मेरे जो कलीग हैं वो भी मेरी प्रशंसा करें। ठीक है, रिकॉग्निशन मुझे पहचान मिले कि यार इसने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है और इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट सफल हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आप केवल प्रशंसा पाने के लिए, रिकॉग्निशन पाने के लिए क्या कर रहे हो? किसी प्रोजेक्ट में वर्क हार्ड कर रहे हो, तो आपका इंट्रिंसिक टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि प्रशंसा और रिकॉग्निशन ये दोनों क्या है? इंटेंजिबल है।
ठीक है, अमूर्त धारणाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगला, शॉपिंग विद ए स्टोर, लॉयल्टी कार्ड टू गेन पॉइंट्स, डिस्काउंट्स एंड प्राइजेस। ठीक है, आप किसी जगह शॉपिंग करने जाते हो और वहां पे क्या मिल रहा है, आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है कि 1 टी शर्ट लो 4 टी शर्ट फ्री पाओ, 2 टी शर्ट लो 6 टी शर्ट फ्री पाओ, ऐसा कुछ टर्म मिल रहा है। ठीक है, या फिर 4000 का सामान खरीदो 1 किलो चीनी मिल जाएगी, 2000 का सामान खरीदो एक पेस्ट मिल जाएगा, 500 का सामान खरीदो एक टाइगर बिस्किट का पैकेट मिल जाएगा। इनके लिए आप क्या कर रहे हो, काम करने जा रहे हो, सॉरी शॉपिंग करने जा रहे हो किसी भी स्टोर में। तो ये क्या है, ये आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या, ये सारी चीजें, प्राइस, पॉइंट्स, काउंट्स, इनकी वजह से। आपको नीड है उसकी वजह से नहीं। ठीक है, आपके अंदर से इच्छा हुई कि यार ठीक है आज शॉपिंग करके आते हैं, मन है आपका उसकी वजह से नहीं। आप डिस्काउंट की वजह से जा रहे हो कि ठीक है यार 2 की बजाय 2 खरीदूंगा तो 6 मिल जाएंगी मुझे, या फिर चलो ठीक है 4000 का सामान खरीदे 1 किलो चीनी तो मिलेगी, तो चीनी के लिए जा रहे हो आप अंदर से आपका मन नहीं है जाने का, लेकिन उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है ये डिस्काउंट, पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज है। तो एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है, और एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे ये बिल्कुल चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इंसेंटिवाइजिंग चिल्ड्रन टू डू होमवर्क विद ए रिवॉर्ड सच एज स्पेशल ट्रीट और टॉय। आप बच्चे को क्या कर रहे हो, इंसेंटिवाइज कर रहे हो। ठीक है, उसको प्रेरित कर रहे हो कि क्या, कि आप अपना होमवर्क करो और होमवर्क करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मान लो बर्गर मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, या फिर कोई स्पेशल टॉय मिलेगा, ठीक है, कार मिलेगी, जो भी चीजें। तो बच्चा उसके वजह से होमवर्क कर रहा है। तो ये भी क्या है, आप बच्चे को एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन दे रहे हो होमवर्क करने के लिए। और एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है परफॉर्मिंग टास्क एट वर्क। ठीक है, दैट यू डिसलाइक इन ऑर्डर टू कीप गेटिंग ए स्टेडी पेचेक। ठीक है, आप किसी कार्य को कर रहे हो, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कार्य को, बट आप क्या है, उस कार्य को इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि यू डिसलाइक इन ऑर्डर टू कीप। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उस क्रम को पसंद नहीं करते, टू कीप गेटिंग ए स्टेडी पेचेक। ठीक है, कि स्टेडी पेचेक ना हो, या स्टेडी पेचेक प्राप्त करने के लिए, जैसे मैं आपको यह बताऊं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, तो आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से अपना कर्तव्य समझकर नहीं भर रहे हो, बल्कि आपको ये डर है कि अगर मैंने इनकम टैक्स पे नहीं किया तो मुझे पेनल्टी लग जाएगी। क्योंकि इनकम टैक्स पे करना तो भाई उसको तो पे करना कोई खुशी थोड़ी मिलेगी जनरल पर्सन को, उसको तो पे करने में दुख ही होगा कि यार मेरे पास से यार ये पैसा जा रहा है सरकार के पास, सरकार कुछ करती बढ़ती तो है नहीं, सड़कों में गड्ढे हुए रखे। ठीक है, इन चीजों से। बट डर क्या है आपको कि अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो मुझे क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, फाइन लग जाएगा, जो भी चीजें। यूजिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड इन ऑर्डर टू रिसीव एयरलाइन माइल्स। ठीक है, एयरलाइन माइल्स, ठीक है, एक होता है ना कि आप क्या करो, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड से अगर आप टिकट बुक करोगे तो आपको आपकी यात्रा पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड से कोई कार्य करोगे तो 40% डिस्काउंट मिलेगा। अब आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड है, तो आप किस ओर जाओगे, जिस क्रेडिट कार्ड से आपको सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, दैट्स ऑल। ए चाइल्ड हु क्लीन्स देयर रूम, एक बच्चा अपना रूम साफ करता है टू रिसीव प्रेज फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता से क्या पाने के लिए, प्रशंसा। ठीक है, सफाई में रहना उसको पसंद है, इसके पीछे का लॉजिक नहीं है, वो साफ ही इसीलिए कर रहा है कि पेरेंट्स तारीफ करें उसके। बाहरी, एन एक्टर हु परफॉर्म्स इन ए रोल टू गेन अटेंशन एंड अक्लेम फ्रॉम देयर ऑडियंस, एक एक्टर को एक्टिंग करना इसीलिए पसंद है क्योंकि जो मूवी देखने वाले, उसकी एक्टिंग देखने वाले लोग हैं, वो उसकी प्रशंसा करें, उसको रिकॉग्नाइज करें। एक्टिंग करने में उसको मजा आता है, इस ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कैसा मोटिवेशन होगा, एक्सट्रिंजिक होगा। ठीक है, अब इतने एग्जाम्पल के बाद आप समझ पाए होंगे
कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। ठीक है, क्लियर है ना ये वहां तक बात। फिर हम बढ़ेंगे अगले मोटिवेशन के टाइप पर, जिसको बोल रहे हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, ओके नेहा जी, क्लियर। अब अगला एस्पेक्ट देखेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए अंदर से जो हमें संतुष्टि मिलती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, जैसे एक जनरल एग्जांपल दूं, मान लो एक भिखारी है और आप उसकी स्थिति काफी दयनीय है, और उसकी स्थिति देखते हुए आपने क्या किया, उसको कुछ पैसे दे दिए या कुछ और हेल्प कर दिया आपने, तो आपको क्या मिला, अंदर से खुशी मिली आपको कि मैंने क्या किया, किसी गरीब की मदद की। अब आपके 4 दोस्त खड़े हैं, आप एक ग्रुप में जा रहे हो, वैसे आप क्या करते हो, जब अकेले जाते हो कोई भिखारी मिल जाता है तो उसको डांट के भगा देते हो। 4 लोग दोस्त हैं आपके साथ में, और आपने क्या किया, उन दोस्तों को दिखाने के लिए कि देखो यार मैं कितना ज्यादा दयावान आदमी हूँ, दयालु हृदय आदमी हूँ, तो भी क्या करो, आपने भिखारी के लिए तुरंत दोस्त आपकी तारीफ करेंगे, क्या यार लड़का है, बहुत दिया, ये तो मतलब दयालु लड़का है ये तो उनकी रिकॉग्निशन पाने के लिए, उनकी प्रशंसा पाने के लिए आपने भिखारी को रुपए दे दिए, उसकी हेल्प कर दी, चाहे मन में मन गाली दे रहे हो आप उसको। तो ये बाहरी मोटिवेशन होगा, बट किसी व्यक्ति की हेल्प करने में आपको अंदर से खुशी मिले कि मुझे किसी का रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे क्या है, किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए, बट इसकी हेल्प करने में मुझे अंदर से क्या मिला, एक संतुष्टि मिली, एक सेटिस्फेक्शन मिला। बुक्स पढ़ने में मुझे मजा आता है, ठीक है, रीडिंग जो है वो मेरी हैबिट है, ठीक है, नोवेल पढ़ने में मुझे मजा आता है, ठीक है, और भी कुछ जो भी मैं रीड करता हूँ, चाहे न्यूज़पेपर क्यों ना हो, कोई नोवेल क्यों ना हो, कोई मैगजीन क्यों ना हो, उसको पढ़ने में मुझे क्या है, अंदर से खुशी मिलती है। कोई भी मैगजीन मैं देख लेता हूँ, उस मैगजीन को तुरंत उठा के पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो मोटिवेशन मिल रहा है मुझे किसी कार्य को करने के लिए, वो इनहेरेंट है, मेरे अंदर विद्यमान है। कोई मुझे बता नहीं है ना कि ये मैगजीन पढ़ो, इसमें ये लिखा हुआ है, तब उत्सुकता बढ़े तब मैं पढ़ूं, नहीं। कोई भी हो रीडिंग मटेरियल, मैं उसको पढ़ने में मुझे आनंद मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या है कि एंगेज इन ए बिहेवियर, किसी भी व्यवहार में ऐसे संलग्न होना, समाहित होना, बिकॉज इट इज पर्सनली रिवॉर्डिंग। इससे क्या है, देखो मुझे अंदर से किसी कार्य को करने में खुशी मिली, ये क्या है, मेरा इंटरनल अवार्ड है। मुझे किसी कार्य को करने के लिए पैसा दिया गया, कोई एक ट्रॉफी दी गई, वो क्या है, वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड है। तो किसी कार्य को करने के लिए जो इंटरनल रिवॉर्ड होता है, वो होता है मेरा इमोशन, खुशी मिली, सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, और ठीक है, एक फुलफिलमेंट की भावना का विकास हुआ, ये सारे इंटरनल अवार्ड है। अब देखेंगे इसमें, अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑकर्स when we act without any obvious external reward। ठीक है, ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो तब प्रस्तावित होती है, तब घटित होती है, जब हम किसी कार्य को बिना किसी बाह्य रिवॉर्ड के, बाह्य इनाम, ठीक है, अब यहां पर रिवॉर्ड का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, प्राइज हो सकता है, प्रेज हो सकता है, अप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, रिकॉग्निशन हो सकता है। तो इन सारी चीजों के बिना अगर हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, ना आपको मनी से मतलब है, ना आपको प्राइज से मतलब है, ना आपको प्रेज से मतलब है, ना आपको रिकॉग्निशन से मतलब है, ठीक है, फिर भी आप कोई कार्य कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है उसके पीछे कुछ इनहेरेंट फोर्सेस जो हैं वो विद्यमान है। ठीक, we simply enjoy an activity or see it as an opportunity to explore, learn and actualize our potential। हम किसी भी गतिविधि को कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है कि यार इससे क्या होगा, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। ठीक है, बुक्स में इसीलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता हूं, कुछ ना कुछ नई नॉलेज लेना चाहता हूं, और
मेरे जो विचारों का डायमेंशन है उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूं, विस्तारित करना चाहता हूं। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए वो क्या है, अपने ज्ञान के अवसर के रूप में देखता है कि मुझे ज्ञान मिलेगा। ठीक है, अपने आप को विस्तारित करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, और मेरी जो पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, मेरी जो क्षमताएं हैं उनको एक्चुअलाइज करने का, ठीक है, उनको यूटिलाइज करने का भी क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। कि मुझे एक टाइम दिया गया है, पर्टिकुलर खाली टाइम है मेरे पास, ठीक है, और मेरा अब खाली पड़े पड़े दिमाग क्या करेगा, ठीक है, चलो कुछ सीख ही लेते हैं। तो सीखने का सबसे बढ़िया जरिया क्या है, बुक से अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपको क्या करेंगी, एक नॉलेजेबल एस्पेक्ट की ओर ले जाएंगे, और उस नॉलेज को अगर आप बिहेवियर के एस्पेक्ट में डालोगे, ठीक है, तो आप चीजें क्या होंगी, आपके लिए सेटिस्फैक्टरी होंगी। ओके, ठीक है। अब एक दो टर्म्स को हमें यहां पर देखना है कि जैसे आपको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। अब पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये जहां तक जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई वो आपकी समझ में आ गई? ठीक है, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। कुछ एस्पेक्ट पर बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसे घटक पर बात कर लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, या फिर अफेक्टिंग की जगह अगर मैं इंक्रीजिंग भी लिखूंगा, क्योंकि मोटिवेशन को इंक्रीज करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं? ठीक है, तो उन कारकों पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक कारक मैं आपको बोलूं, चैलेंज, ठीक है, चुनौती, ये एक कारक हो सकता है। इनको अकेले अब मतलब अलग अलग मैं आपको समझाता हूं। एक दूसरा कारक हो सकता है नियंत्रण, कंट्रोल। ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो सकता है इसका। ठीक है, और मान लो कोऑपरेशन, सहभागिता। ठीक है, ये एक कारक हो सकता है। ठीक है, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये क्या है कि आपके सामने वाला भी क्या कर रहा है, आपको किसी कार्य को करने में सहयोग कर रहा है, तो आपने भी क्या किया, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से आप भी क्या हुए, जुड़ गए। ठीक है, मान लो मैं एक चीज और बोलूं कि क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जितना ज्यादा जो पर्सन क्यूरियस होता है, ठीक है, उसको अंदर से किसी भी कार्य को करने के लिए उतनी ही क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, ये चीज है। अब पहला मैंने लिखा हुआ है कि चैलेंज, तो आपको पता है कि पीपल आर मोर मोटिवेटेड व्हेन दे परस्यू गोल विद पर्सनल मीनिंग। ठीक है, हमने अपने अंदर एक गोल आइडेंटिफाई कर रखा है, सोच रखा है कि मुझे समाज में अपना क्या करना है। एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर टर्म मैंने बोल दिया कि मानव जन्म मैंने लिया है, तो मानव जन्म लेने के पीछे, ठीक है, मुझे अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाना है। ठीक है, तो सार्थक बनाने के लिए मैं क्या क्या टर्म कर सकता हूं। ठीक है, तो आपने क्या किया है, अपने लाइफ के कुछ गोल परस्यू कर रखे हैं। ठीक है, और उन गोल्स पर क्या है, आपको उन गोल्स के बेसिस पर ही मान लो एक्टिविटी करना है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप चैलेंज ले चुके हो कि आई वॉन्ट टू कंप्लीट, ठीक है, आई वॉन्ट टू गेन दीज पर्टिकुलर गोल्स।
ठीक है, ये एक पर्टिकुलर वो हो सकता है, पर्टिकुलर टर्म हो सकता है। मान लो मैं दूसरी तरफ चलूं कि कंट्रोल की बात करूं मैं अगर, तो कंट्रोल में क्या है, व्यक्ति जो है वो अगर सेल्फ में कंट्रोल्ड है, ठीक है, अपने सेंसेस पर अगर उसका नियंत्रण है, ठीक है, तो क्या है, वातावरण के जो घटक हैं फिर उसको प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ लोग आपको मिलेंगे मान लो डिमोटिवेट करने वाले, ठीक है, मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको प्रिपरेशन करते करते 2 साल हो गए, ठीक है, और कोई पड़ोसी आपका आपको बोल रहा है कि क्या यार 4 साल हो गए कुछ कर तो पा नहीं रहा है अभी तक, या 3 साल हो गए कुछ कर तो पा नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको अपने लक्ष्य से पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको। तो जब वो डिमोटिवेट कर रहे हैं तो आपका जो सेल्फ कंट्रोल होगा, ठीक है, आपने जो अपने आप को बेसिकली क्या है, गोल डिटरमाइन कर रखा है, गोल ओरिएंटेड कर रखा है, ठीक है, उसके पीछे आपने एक नियंत्रण बना रखा है कि नहीं, मुझे जो बाहरी एस्पेक्ट हैं वो मुझे प्रभावित कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत। तो आप क्या करोगे, सेल्फ कंट्रोल हो आप, और जब आप सेल्फ कंट्रोल हो तो आप अंदर से ऑटोमेटिकली क्या रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, बाहरी एस्पेक्ट पर आप क्या नहीं दोगे, ध्यान ही नहीं दोगे। ठीक है, अब वहीं पर वो है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कब बढ़ती है, जब आपको कोई कोऑपरेट करे। ठीक है, कि आपको मान लो कि आपको माहौल मिल रहा है ऐसा कि ठीक है आप बेटा पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये चीजें देख देख के मुझे प्रशंसा से कोई मतलब नहीं, ठीक है, मुझे इनाम की कोई परवाह नहीं, बट जो अब जैसे पेरेंट्स आपको बोले अगर यही बात कि बेटा आप पढ़ाई करो, आप सक्सेसफुल हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, बट आप कम से कम कुछ तो सीखोगे पढ़ाई करने के दौरान। आपके स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज भेजा जाता है, उसके पीछे का लॉजिक पेरेंट्स का तो ये नहीं होता ना कि नौकरी लगेगी और ये घर में पैसा लाएगा, हमारा खर्चा चलाएगा, ऐसा तो नहीं होता। उनका पर्सपेक्टिव तो यही होता है कि क्या करना है बेटा, आपको केवल स्टडी करनी है, ठीक है, आपको सीखना है, जिससे आप क्या करो, एक बेहतर और शिक्षित इंसान बनो, समाज में एक क्या बनाओ, एक अपना स्थान बनाओ। ठीक है, अब वो आपको कोऑपरेट करते रहेंगे, तो फैमिली की कोऑपरेशन से क्या है, बच्चे में पढ़ने की, किसी भी अच्छे कार्य को करने का वो क्या रहता है, अंदर से मोटिवेटेड रहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ऑल इज वेल इन माय फैमिली, या फैमिली इज वेरी मच सपोर्टिव टू मी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और आगे है क्यूरियोसिटी, कि आप में जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी, ठीक है, आप जितना चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे कि यार ये भी जान लूं वो भी जान लूं, ठीक है, अरे यार ये बुक दिखी मुझे, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जानने की जिज्ञासा है आपको। ठीक है, मान लो कंप्यूटर खोल के बैठ गए, लैपटॉप खोल के बैठ गए, मोबाइल को खोल के बैठ गए, क्यों, उसके अंदर क्या है, ये मोटिवेशन है। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी भी क्या करती है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, उसको बढ़ाने का क्या करती है, प्रयास करती है। ठीक है, तो अब अगले क्लासेस में जो है वो हमें बेसिकली पढ़ना है। अब जैसे लर्निंग वाले टर्म की तरफ आपको ले चलूं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ठीक है, उस ओर चलते हैं हम लोग, बड़ा टॉपिक हो गया ही है। ठीक है, हमने देखो हमने क्लास में बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया, एक बार उसको देख लो आप। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग पढ़ लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग पढ़ लिया, थेरीज ऑफ लर्निंग पढ़ लिया हमने, कौन कौन सी थेरीज हैं ये सारी पढ़ रखी है हमने, और हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, वो सारी थेरीज के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं एक पर्टिकुलर अलग से एस्पेक्ट देके पेडागोजिकल सेक्शन में इसको अलग से एस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा भी इसको मैं, मोटिवेशन और इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो आज हमने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा मोटिवेशन का, सॉरी आज हमने मीनिंग पढ़ लिया है मोटिवेशन का, क्या यार, ठीक है, मोटिवेशन का मीनिंग पढ़ा हमने आज, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का अर्थ क्या है। आज हमने एक दूसरी चीज भी पढ़ी, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के प्रकार क्या है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, साइकिल ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे कल हम। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन तो हो ही गया, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम अगले टर्म की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर जो हमारा टर्म स्टार्ट होगा
ठीक है। उसमें पेडागोजिकल ऑप्शन से पहले एक दो टॉपिक और बचे हैं, जैसे इंटेलिजेंस टॉपिक भी अभी बचा हुआ है, तो उसको भी हम पूरा करेंगे। ठीक है। और अब कॉम्प्लेक्सिटी से हम थोड़ी सी दूर जा रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी मोर और लेस ज़्यादा जो है, ठीक है, कल क्लास होगी, कल ऑफ नहीं है। ठीक है, सेम टाइम पे क्लास होगी कल 7 to 8। आज बस ये है, आज लाइव जो टेस्ट है वो नहीं होगा। ठीक है, वो कल होगा। ठीक है, सेम टाइम पे ही 7 to 8 में ही। और अब आपको कोई टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है कि लर्निंग थेरीज में कुछ चीज़ें इजी भी थी, कुछ चीज़ें टफ भी थी। अभी मोटिवेशन वगैरह पेडागोजिकल सेक्शन जो है, ठीक है, अब पेडागोजी में भी आप ये बात ध्यान रखेंगे कि चीज़ें क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, चीज़ों को समझने में आसानी होती है। मोटिवेशन भी आप पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस भी पढ़ेंगे, इनमें भी चीज़ें क्या है, थोड़ी सी आसान है। थेरी में कभी कभी प्रॉब्लम तब आती है जब हम चीज़ों को क्या ना करें, रिवाइज ना करें एक दो बार। ठीक है, आपको क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्स थेरी आ भी गई, अब जैसे ऑपरेंट में या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक दो थेरी ऐसी है जिसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा के ध्यान पढ़ना है। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे, और मिलेंगे हम कल के सेशन में। ठीक है, तो बस स्टडी करते रहिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। ठीक है, गुड नाइट।